मरहूम की याद में। एक दिन मिर्जा साहब और मैं बरामदे में साथ साथ कुर्सियां डाले चुपचाप बैठे थे। जब दोस्ती बहुत पुरानी हो जाए तो गुफ्तगू की चंदा जरूरत बाकी नहीं रहती और दोस्त एक दूसरे की खामोशी से भी लुत्फानंदोज हो सकते हैं। यही हालत हमारी थी। हम दोनों अपने अपने ख्यालों में गर्क थे। मिर्जा साहब तो खुदा जाने क्या सोच रहे थे, लेकिन मैं जमाने की नासाजगारी पर गौर कर रहा था। दूर सड़क पर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद एक मोटर कार गुजर जाती थी। मेरी तबीयत कुछ ऐसी वाक़ई हुई है कि मैं जब कभी किसी मोटर कार को देखूं, मुझे जमाने की नासाजगारी का ख्याल जरूर सताने लगता है और मैं कोई ऐसी तरकीब सोचने लगता हूँ जिससे दुनिया की तमाम दौलत सब इंसानों में बराबर बराबर तकसीम की जा सके। अगर मैं सड़क पर पैदल जा रहा हूँ और कोई मोटर इस अदा से गुजर जाए कि गर्द गुबार मेरे फेफड़ों, मेरे दिमाग, मेरे मैदे और मेरी तिल्ली तक पहुँच जाए, तो उस दिन मैं घर आकर इल्म कीमिया की वो किताब निकाल लेता हूँ जो मैंने एफए में पढ़ी थी और इस गर्ज से उसका मुताला करने लगता हूँ कि शायद बम बनाने का कोई नुस्खा हाथ आ जाए। मैं कुछ देर तक आहें भरता रहा। मिर्जा साहब ने कुछ तवज्जो न की। आखिर मैंने खामोशी को तोड़ा और मिर्जा साहब से मुखातिब होकर बोला, मिर्जा, हम में और हैवानों में क्या फर्क है? मिर्जा साहब बोले, भाई कुछ होगा ही ना आखिर। मैंने कहा, मैं बताऊं तुम्हें? कहने लगे, बोलो। मैंने कहा, कोई फर्क नहीं। सुनते हो मिर्जा, कोई फर्क नहीं हम में और हैवानों में, कम से कम मुझ में और हैवानों में कोई फर्क नहीं। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ तुम मीन मेख निकालने में बड़े ताक हो। कह दोगे हैवान जुगाली करते हैं, तुम जुगाली नहीं करते। उनकी दुम होती है, तुम्हारी दुम नहीं। लेकिन इन बातों से क्या होता है? इनसे तो सिर्फ यही साबित होता है वो मुझसे अफजल हैं। लेकिन एक बात में मैं और वो बिल्कुल बराबर हैं कि वो भी पैदल चलते हैं, मैं भी पैदल चलता हूँ। इसका तुम्हारे पास क्या जवाब है? जवाब नहीं? कुछ है तो कहो। बस चुप हो जाओ, तुम कुछ नहीं कह सकते। जब से मैं पैदा हुआ हूँ उस दिन से पैदल चल रहा हूँ। पैदल? तुम पैदल के मायने नहीं जानते? पैदल के मायने है सीना जमीन पर इस तरह से हरकत करना कि दोनों पाँव में एक जरूर जमीन पर रहे। यानी तमाम उम्र मेरे हरकत करने का तरीका यही रहा है कि एक पाँव जमीन पर रखता हूँ, दूसरा उठाता हूँ, दूसरा रखता हूँ, पहला उठाता हूँ। एक आगे एक पीछे, एक पीछे एक आगे। खुदा की कसम, इस तरह की जिंदगी से दिमाग सोचने के काबिल नहीं रहता। हवास बेकार हो जाते हैं, तखील मर जाता है, आदमी गधे से बदतर हो जाता है। मिर्जा साहब मेरी इस तकरीर के दौरान कुछ इस बेपरवाही से सिगरेट पीते रहे कि दोस्तों की बेवफाई पर रोने को दिल चाहता था। मैंने अज़त हिकारत और नफरत के साथ मुंह उनकी तरफ से फेर लिया। ऐसा मालूम होता था कि मिर्जा को मेरी बातों पर यकीन ही नहीं आता। गोया मैं अपनी जो तकलीफ बयान कर रहा हूँ वो महज ख्याली है। यानी मेरा पैदल चलने के खिलाफ शिकायत करना काबिल तवज्जो ही नहीं। यानी मैं किसी सवारी का मुस्तहिक भी नहीं। मैंने दिल में कहा, अच्छा मिर्जा, यूं ही सही, देखो तो मैं क्या करता हूँ। मैंने अपने दांत पिच्ची कर दिए और कुर्सी के बाजू पर से झुककर मिर्जा के करीब पहुंच गया। मिर्जा ने भी सर मेरी तरफ मोड़ा। मैं मुस्कुरा दिया, लेकिन मेरे तबस्सुम में जहर मिला हुआ था। जब मिर्जा सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया तो मैंने चबा चबा कर कहा, मिर्जा, मैं एक मोटर खरीदने लगा हूँ। ये कहकर बड़े इस्तगना के साथ दूसरी तरफ देखने लगा। मिर्जा बोले, क्या कहा तुमने? क्या खरीदने लगे हो? मैंने कहा, सुना नहीं तुमने? मैं एक मोटर खरीदने लगा हूँ। मोटर कार एक ऐसी गाड़ी है जिसको बाज लोग मोटर कहते हैं, बाज लोग कार कहते हैं। लेकिन चूंकि तुम जरा कुंजहन हो, इसलिए मैंने दोनों लफ्ज इस्तेमाल कर दिए ताकि तुम्हें समझने में कोई दिक्कत पेश न आए। मिर्जा बोले, अब के मिर्जा नहीं, मैं बेपरवाही से सिगरेट पीने लगा। भवे मैंने ऊपर को चढ़ा ली, फिर सिगरेट वाला हाथ मुंह तक इस अंदाज से लाता और हटाता था कि बड़े बड़े एक्टर इस पर रश करें। थोड़ी देर के बाद मिर्जा बोले, मैंने सोचा असर हो रहा है, मिर्जा साहब पर रोब पड़ रहा है। मैं चाहता था मिर्जा कुछ बोले ताकि मुझे मालूम हो कहाँ तक मरूब हुआ है, लेकिन मिर्जा ने फिर कहा, मैंने कहा, मिर्जा, जहाँ तक मुझे मालूम है तुमने स्कूल और कॉलेज और घर पर 2-3 जुबानें सीखी हैं
اور اس کے علاوہ تمہیں کئی ایسے الفاظ بھی آتے ہیں جو کسی اسکول یا کالج یا شریف گھرانے میں نہیں بولے جاتے، پھر بھی اس وقت تمہارا کلام ہوں سے آگے نہیں بڑھتا۔ تم جلتے ہو مرزا۔ اس وقت تمہاری جو ذہنی کیفیت ہے اس کو عربی زبان میں حسد کہتے ہیں۔ مرزا صاحب کہنے لگے، نہیں یہ بات تو نہیں، میں تو صرف خریدنے کے لفظ پر غور کر رہا تھا۔ تم نے کہا میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں، تو میاں صاحبزادے خریدنا تو ایک ایسا فعل ہے کہ اس کے لیے روپے وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وغیرہ کا بندوبست تو بخوبی ہو جائے گا، لیکن روپے کا بندوبست کیسے کرو گے؟ یہ نکتہ مجھے بھی نہ سوجا تھا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ میں نے کہا میں اپنی قیمتی اشیاء بیچ سکتا ہوں۔ مرزا بولے، کون کون سی مثلاً؟ میں نے کہا ایک تو میں سگریٹ کیس بیچ ڈالوں گا۔ مرزا کہنے لگے، چلو 10 آنے تو یہ ہو گئے، باقی 2,500-3 ہزار کا انتظام بھی اسی طرح ہو جائے تو سب کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ضروری یہی معلوم ہوا کہ گفتگو کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے روک دیا جائے، چنانچہ میں مرزا سے بیزار ہو کر خاموش ہو رہا۔ یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ لوگ روپیہ کہاں سے لاتے ہیں۔ بہت سوچا، آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ لوگ چوری کرتے ہیں۔ اس سے ایک گنا اطمینان ہوا۔ مرزا بولے، میں تمہیں ایک ترکیب بتاؤں، ایک بائیسائیکل لے لو۔ میں نے کہا وہ روپے کا مسئلہ تو پھر بھی جوں کا توں رہا۔ کہنے لگے مفت۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، مفت؟ وہ کیسے؟ کہنے لگے مفتی سمجھو، آخر دوست سے قیمت لینا بھی کہاں کی شرافت ہے، البتہ تم ہی احسان قبول کرنا گوارا نہ کرو تو اور بات ہے۔ ایسے موقع پر جو ہنسی میں ہنستا ہوں، اس میں معصوم بچے کی مسرت، جوانی کی خوش دلی، ابلتے ہوئے فواروں کی موسیقی اور بلبلوں کا نغمہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں یہ ہنسی ہنسا اور اس طرح ہنسا کہ کھلی ہوئی بانچیں پھر گھنٹوں تک اپنی اصلی جگہ پر واپس نہ آئیں۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ یخلق کوئی خوشخبری سننے سے دل کی حرکت بند ہو جانے کا جو خطرہ ہوتا ہے اس سے محفوظ ہوں، تو میں نے پوچھا، ہے کس کی؟ مرزا بولے، میرے پاس ایک بائیسائیکل پڑی ہے، تم لے لو۔ میں نے کہا پھر کہنا؟ کہنے لگے، بھائی ایک بائیسائیکل میرے پاس ہے، جب میری ہے تو تمہاری ہے، تم لے لو۔ یقین مانیے مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا، شرم کے مارے میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ 14ویں صدی میں ایسی بے غرضی اور ایثار بھلا کہاں دیکھنے میں آتا ہے۔ میں نے کرسی سرکا کر مرزا کے پاس کر لی۔ سمجھ میں نہ آیا کہ اپنی ندامت اور ممنونیت کا اظہار کن الفاظ میں کروں۔ میں نے کہا، مرزا صاحب سب سے پہلے تو میں اس گستاخی اور درشتی اور بے ادبی کے لیے معافی مانگتا ہوں جو ابھی میں نے تمہارے ساتھ گفتگو میں روا رکھی۔ دوسرے، میں آج تمہارے سامنے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم میری صاف گوئی کی داد دو گے اور مجھے اپنی رحم دلی کے صدقے معاف کر دو گے۔ میں ہمیشہ تم کو ازہد کمینہ، ممسک، خودغرض اور عیار انسان سمجھتا رہا ہوں۔ دیکھو ناراض مت ہو، انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، لیکن آج تم نے اپنی شرافت اور دوست پروری کا ثبوت دیا ہے اور مجھ پر ثابت کر دیا ہے کہ میں کتنا قابل نفرت، تنگ خیال اور حقیر شخص ہوں۔ مجھے معاف کر دو۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ قریب تھا کہ میں مرزا کے ہاتھ بوسہ دیتا اور اپنے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے اس کی گود میں سر رکھ دیتا۔ مرزا کہنے لگے، واہ، اس میں میری فیاضی کیا ہوئی؟ میرے پاس ایک بائیسائیکل ہے، جیسے میں سوار ہوا ویسے تم سوار ہوئے۔ میں نے کہا، مرزا مفت میں نہ لوں گا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مرزا کہنے لگے، بس میں اسی بات سے ڈرتا تھا، تم حساس اتنے ہو کہ کسی کا احسان لینا گوارا نہیں کرتے، حالانکہ خدا گواہ ہے احسان اس میں کوئی نہیں۔ میں نے کہا، خیر کچھ بھی صحیح، تم سچ مچ مجھے اس کی قیمت بتا دو۔ مرزا بولے، قیمت کا ذکر کر کے تم گویا مجھے کانٹوں پر گھسیٹتے ہو، اور جس قیمت پر میں نے خریدی تھی وہ تو بہت زیادہ تھی اور اب تو وہ اتنے کی رہی بھی نہیں۔ میں نے پوچھا، تم نے کتنے میں خریدی تھی؟ کہنے لگے، میں نے 250 روپے میں لی تھی، لیکن اس زمانے میں بائیسائیکلوں کا رواج ذرا کم تھا، اس لیے قیمتیں ذرا زیادہ تھیں۔ میں نے کہا، کیا بہت پرانی ہے؟ بولے، نہیں ایسی پرانی بھی کیا ہوتی، میرا لڑکا اس پر کالج آیا جایا کرتا تھا اور اسے کالج چھوڑے ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آج کل کی بائیسائیکلوں سے ذرا مختلف ہے۔ آج کل تو بائیسائیکلیں ٹین کی بنتی ہیں جنہیں کالج کے سرپرے لونڈے سستی سمجھ کر خرید لیتے ہیں۔ پرانی بائیسائیکلوں کے ڈھانچے مضبوط ہوا کرتے تھے۔
मगर मिर्जा 250 रुपए तो मैं हरगिज नहीं दे सकता। इतने रुपए मेरे पास कहां से आते? मैं तो इससे आधी कीमत भी नहीं दे सकता। मिर्जा कहने लगे, तो मैं तुमसे पूरी कीमत थोड़ी मांगता हूँ। अव्वल तो कीमत लेना नहीं चाहता, लेकिन मैंने कहा ना मिर्जा, कीमत तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। अच्छा तुम यूं करो, मैं तुम्हारी जेब में कुछ रुपए डाल देता हूँ, तुम घर जाके गिन लेना। अगर तुम्हें मंजूर हुए तो कल बाईसाइकिल भेज देना, वरना रुपए वापस कर देना। अब यहाँ बैठकर मैं तुमसे सौदा चुकाऊं, ये तो कुछ दुकानदारों की सी बात मालूम होती है। मिर्जा बोले, भाई जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो अब भी यही कहता हूँ कि कीमत वीमत जाने दो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम ना मानोगे। मैं उठकर अंदर कमरे में आया। मैंने सोचा इस्तेमाल शुदा चीज की लोग आमतौर पर आधी कीमत देते हैं, लेकिन जब मैंने मिर्जा से कहा था कि मैं तो आधी कीमत भी नहीं दे सकता, तो मिर्जा इस पर मोतरज न हुआ था। वो बेचारा तो बल्कि यही कहता था कि तुम मुफ्त ही ले लो। लेकिन मुफ्त में कैसे ले लूं? आखिर बाईसाइकिल है, एक सवारी है, फटनों और घोड़ों और मोटरों और तांगों के जिम्मे में शुमार होती है। बकस खोला तो मालूम हुआ कि हस्तबूत कुल 46 रुपए हैं। 46 रुपए तो कुछ ठीक रकम नहीं, 45 या 50 हो जब भी बात है। 50 तो हो नहीं सकते, और अगर 45 ही देने हैं तो 40 क्यों न दिए जाए? जिन रकमों के आखिर में सिफर आता है वो रकमें कुछ ज्यादा माकूल मालूम होती हैं। बस ठीक है, 40 रुपए दे दूंगा, खुदा करे मिर्जा कबूल कर ले। बाहर आया, 40 रुपए मुट्ठी में बंद करके मैंने मिर्जा की जेब में डाल दिए और कहा, मिर्जा इसको कीमत ना समझना, लेकिन अगर एक मुफलिस दोस्त की हकीर सी रकम मंजूर करना तुम्हें अपनी तौहीन मालूम ना हो तो कल बाईसाइकिल भिजवा देना। मिर्जा चलने लगे तो मैंने फिर कहा कि मिर्जा कल जरूर सुबह ही सुबह भिजवा देना। रुखसत होने से पहले मैंने फिर एक दफा कहा, कल सुबह 8-9 बजे तक पहुंच जाए, देर ना करना, खुदा हाफिज। और देखो मिर्जा, मेरे थोड़े से रुपयों को भी ज्यादा समझना, खुदा हाफिज। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा बहुत ममनून हूँ, और मेरी गुस्ताखी को माफ कर देना। देखो ना, कभी कभी यूं ही बेतकल्लुफी में कल सुबह 8-9 बजे तक जरूर, खुदा हाफिज। मिर्जा कहने लगे, जरा उसको झाड़ पोंछ लेना और तेल वगैरह डलवा लेना। मेरे नौकर को फुर्सत हुई तो मैं खुद ही डलवा दूंगा, वरना तुम खुद ही डलवा लेना। मैंने कहा, हाँ वो सब कुछ हो जाएगा, तुम कल भेज जरूर देना, और देखना 8 बजे तक या 7:30 बजे तक पहुंच जाए। अच्छा, खुदा हाफिज। रात को बिस्तर पर लेटा तो बाईसाइकिल पर सैर करने के मुख्तलिफ प्रोग्राम तजवीज करता रहा। ये इरादा तो पुख्ता कर लिया कि 2-3 दिन के अंदर अंदर इर्द गिर्द की तमाम मशहूर तारीखी इमारत और खंडरों को नए सिरे से देख डालूंगा। इसके बाद अगले गर्मियों के मौसम में हो सका तो बाईसाइकिल पर कश्मीर वगैरह की सैर करूंगा। सुबह सुबह की हवाखोरी के लिए हर रोज नहर तक जाया करूंगा। शाम को ठंडी सड़क पर जहां और लोग सैर को निकलेंगे, मैं भी सड़क की साफ शफाफ सतह पर हल्की हल्की खामोशी के साथ हाथी दांत की गेंद की मानंद गुजर जाऊंगा। डूबते हुए आफताब की रोशनी बाईसाइकिल की चमकीले हिस्सों पर पड़ेगी तो बाईसाइकिल जगमगा उठेगी और ऐसा मालूम होगा जैसे एक राजहंस जमीन के साथ साथ उड़ रहा है। वो मुस्कुराहट जिसका मैं ऊपर जिक्र कर चुका हूँ अभी तक मेरे होठों पर खेल रही थी। बारहा दिल चाहा कि अभी भाग कर जाऊं और इसी वक्त मिर्जा को गले लगा लूं। रात को ख्वाब में दुआएं मांगता रहा कि खुदाया मिर्जा बाईसाइकिल देने पर रजामंद हो जाए। सुबह उठा तो उठने के साथ ही नौकर ने खुशखबरी सुनाई कि हुजूर वो बाईसाइकिल आ गई है। मैंने कहा इतनी सवेरे? नौकर ने कहा वो तो रात ही को आ गई थी, आप सो गए थे, मैंने जगाना मुनासिब न समझा, और साथ ही मिर्जा साहब का आदमी ये ढबरियां कसने का एक औजार भी दे गया है। मैं हैरान तो हुआ कि मिर्जा साहब ने साइकिल भिजवा देने में इस कदर उजलत से क्यों काम लिया, लेकिन इस नतीजे पर पहुंचा कि आदमी निहायत शरीफ और दियानतदार हैं। रुपए ले लिए थे तो बाईसाइकिल क्यों रोक रखते? नौकर से कहा देखो ये औजार यहीं छोड़ जाओ, और देखो बाईसाइकिल को किसी कपड़े से खूब अच्छी तरह झाड़ो, और ये मोड़ पर जो बाईसाइकिलों वाला बैठता है उससे जाकर बाईसाइकिल में डालने का तेल ले आओ। और देखो अबे भागा कहाँ जा रहा है, हम जरूरी बात तुमसे कह रहे हैं। बाईसाइकिल वाले से तेल की एक कुप्पी भी ले आना, और जहाँ जहाँ तेल देने की जगह है वहाँ तेल दे देना, और बाईसाइकिल वाले से कहना कि कोई घटिया सा तेल ना दे दे जिससे तमाम पुर्जे ही खराब हो जाएं। बाईसाइकिल के पुर्जे बड़े नाजुक होते हैं। और बाईसाइकिल बाहर निकाल रखो, हम अभी कपड़े पहन कर आते हैं, हम जरा सैर को जा रहे हैं, और देखो साफ कर देना, और बहुत जोर जोर से कपड़ा भी मत रगड़ना, बाईसाइकिल का पॉलिश घिस जाता है। जल्दी जल्दी चाय पी
गुसल खाने में बड़े जोशो खरोश के साथ चल चल चंबेली बाग में गाता रहा। इसके बाद कपड़े बदले, औजार को जेब में डाला और कमरे से बाहर निकला। बरामदे में आया तो बरामदे के साथ ही एक अजीब और गरीब मशीन पर नजर पड़ी। ठीक तरह पहचान न सका कि क्या चीज है। नौकर से दरियाफ्त किया, क्यों बे, ये क्या चीज है? नौकर बोला, हुजूर ये बाईसाइकिल है। मैंने कहा, बाईसाइकिल? किसकी बाईसाइकिल? कहने लगा, मिर्जा साहब ने भिजवाई है आपके लिए। मैंने कहा, और जो बाईसाइकिल रात को उन्होंने भेजी थी वो कहाँ गई? कहने लगा, यही तो है। मैंने कहा, क्या बकता है? जो बाईसाइकिल मिर्जा साहब ने कल रात को भेजी थी वो बाईसाइकिल यही है? कहने लगा, जी हाँ। मैंने कहा, अच्छा। और फिर उसे देखने लगा। इसको साफ क्यों नहीं किया? इसको 2-3 दफा साफ किया है। तो ये मैली क्यों है? नौकर ने इसका जवाब देना शायद मुनासिब ना समझा। और तेल लाया? हाँ हुजूर, लाया हूँ। दिया? हुजूर वो तेल देने के छेद होते हैं वो नहीं मिलते। क्या वजह? हुजूर धुर्रों पर मैल और जंग जमा है, वो सुराख कहीं बीच ही में दबदबा गए हैं। रफ्ता रफ्ता मैं उस चीज के करीब आया जिसको मेरा नौकर बाईसाइकिल बता रहा था। उसके मुख्तलिफ पुर्जों पर गौर किया तो इतना तो साबित हो गया कि ये बाईसाइकिल है, लेकिन मुजमल हैयत से ये साफ जाहिर था कि हल और रहट और चरखा और इसी तरह के और इजादात से पहले की बनी हुई है। पहिए को घुमा घुमा कर वो सुराख तलाश किया जहाँ किसी जमाने में तेल दिया जाता था, लेकिन अब उस सुराख में से आमदोरफ्त का सिलसिला बंद था। चुनाचे नौकर बोला, हुजूर वो तेल तो सब इधर उधर बह जाता है, बीच में तो जाता ही नहीं। मैंने कहा, अच्छा ऊपर ऊपर ही डाल दो, ये भी मुफीद होता है। आखिर बाईसाइकिल पर सवार हुआ। पहला ही पांव चलाया तो ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई मुर्दा अपनी हड्डियां चटखा चटखा कर अपनी मर्जी के खिलाफ जिंदा हो रहा है। घर से निकलते ही कुछ थोड़ी सी उतराई थी, उस पर बाईसाइकिल खुद बखुद चलने लगी, लेकिन उस रफ्तार से जैसे तारकोल जमीन पर बहता है। और साथ ही मुख्तलिफ हिस्सों से तरह तरह की आवाजें बरामद होनी शुरू हुई। उन आवाजों के मुख्तलिफ ग्रोह थे। ची चा चू की किस्म की आवाजें ज्यादातर गद्दी के नीचे और पिछले पहिए से निकलती थी। खट खड़ खड़ खुड़क के कबील की आवाजें मडगाड़ों से आती थी। चर चरख की किस्म के सुर जंजीर और पैडल से निकलते थे। जंजीर ढीली ढीली थी। मैं जब कभी पैडल पर जोर डालता था, जंजीर में एक अंगड़ाई सी पैदा होती थी जिससे वो तन जाती थी और चढ़ चढ़ बोलने लगती थी और फिर ढीली हो जाती थी। पिछला पहिया घूमने के अलावा झूमता भी था, यानी एक तो आगे को चलता था और इसके अलावा धाने से बाएं और बाएं से धाने को भी हरकत करता था। चुनाचे सड़क पर जो निशान पड़ता था उसको देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे कोई मखमूर सांप लहरा कर निकल गया है। मडगाट थे तो सही, लेकिन पहियों के ऐन ऊपर न थे। उनका फायदा सिर्फ ये मालूम होता था कि इंसान शुमाल की सिमत सैर करने को निकले और आफताब मगरिब में गुरूब हो रहा हो तो मडगाट की बदौलत टायर धूप से बचे रहेंगे। अगले पहिए के टायर में एक बड़ा सा पेमंद लगा था, जिसकी वजह से पहिया हर चक्कर में एक दफा लम्हा भर को जोर से ऊपर उठ जाता था और मेरा सर पीछे को यूं झटके खा रहा था जैसे कोई मुतवातिर थोड़ी के नीचे मुक्के मारे जा रहा हो। पिछले और अगले पहिए को मिलाकर चूचू फट की सदा निकल रही थी। जब उतार पर साइकिल जरा तेज हुई तो फजा में एक भौचाल सा आ गया और बाईसाइकिल के कई और पुर्जे जो अब तक सो रहे थे बेदार होकर गोया हुए। इधर उधर के लोग चौंके। माओ ने अपने बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। खुड़ुड़ खुड़ुड़ के बीच में पहियों की आवाज जुदा सुनाई दे रही थी, लेकिन चूंकि बाईसाइकिल अब पहले से तेज थी इसलिए चूचू फट की आवाज ने अब चुचू फट की सूरत इख्तियार कर ली थी। तमाम बाईसाइकिल किसी अदक अफ्रीकी जुबान की गर्दाने दोहरा रही थी। इस कदर तेज रफ्तारी बाईसाइकिल की तबाह नाजुक पर गिरा गुजरी, चुनाचे उसमें यखलक दो तब्दीलियां वाक़ई हो गईं। एक तो हैंडल एक तरफ को मुड़ गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मैं जा तो सामने को रहा था लेकिन मेरा तमाम जिस्म दाईं तरफ को मुड़ा हुआ था। इसके अलावा बाईसाइकिल की गद्दी दफतन 6 इंच के करीब नीचे बैठ गई। चुनाचे जब पैडल चलाने के लिए मैं टांगे ऊपर नीचे कर रहा था तो मेरे घुटने मेरी थोड़ी तक पहुंच जाते थे। कमर धौरी होकर बाहर को निकली हुई थी और साथ ही अगले पहिए की अटखेलियों की वजह से सर बराबर झटके खा रहा था। गद्दी का नीचा हो जाना अजहद तकलीफदेह साबित हुआ, इसलिए मैंने मुनासिब यही समझा कि इसको ठीक कर लूं। चुनाचे मैंने बाईसाइकिल ठहरा लिया
और नीचे उतरा। बाईसाइकिल के ठहर जाने से यखलक जैसे दुनिया में खामोशी सी छा गई। ऐसा मालूम हुआ जैसे मैं किसी रेल के स्टेशन से निकलकर बाहर आ गया हूँ। जेब से मैंने औजार निकाला, गद्दी को ऊंचा किया, कुछ हैंडल को ठीक किया और दोबारा सवार हो गया। 10 कदम भी चलने ना पाया था कि अब के हैंडल यखलक नीचा हो गया, इतना कि गद्दी अब हैंडल से कोई फीट भर ऊंची थी। मेरा तमाम जिस्म आगे को झुका हुआ था, तमाम बोझ दोनों हाथों पर था जो हैंडल पर रखे थे और बराबर झटके खा रहे थे। आप मेरी हालत को तसव्वुर करें तो आपको मालूम होगा कि मैं दूर से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई औरत आटा गूंद रही हो। मुझे इस मुशाबत का एहसास बहुत तेज था, जिसकी वजह से मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैं दाएं बाएं लोगों को कनखियों से देखता जाता था। यूं तो हर शख्स मील भर पहले ही से मुड़ मुड़ कर देखने लगता था, लेकिन उनमें कोई भी ऐसा ना था जिसके लिए मेरी मुसीबत ज़ियाफत तबाह का बाइस ना हो। हैंडल तो नीचा हो ही गया था। थोड़ी देर के बाद गद्दी फिर नीचे हो गई और मैं हमातन जमीन के करीब पहुंच गया। एक लड़के ने कहा, देखो ये आदमी क्या कर रहा है। गोया उस बदतमीज के नजदीक मैं कोई करतब दिखा रहा था। मैंने उतरकर फिर हैंडल और गद्दी को ऊंचा किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनमें से एक न एक फिर नीचे हो जाता। वो लम्हे जिनके दौरान में मेरे हाथ और मेरा जिस्म दोनों ही बुलंदी पर वाक़ई हों बहुत ही कम थे, और उनमें भी मैं यही सोचता रहता था कि अब के गद्दी पहले बैठेगी या हैंडल। चुनाचे निडर होकर न बैठता, बल्कि जिस्म को गद्दी से कदरे ऊपर ही रखता, लेकिन उससे हैंडल पर इतना बोझ पड़ जाता कि वो नीचा हो जाता। जब 2 मील गुजर गए और बाईसाइकिल की उठक बैठक ने एक मुकर्रर बाकायदगी इख्तियार कर ली, तो फैसला किया कि किसी मिस्त्री से पेच कसवा लेने चाहिए। चुनाचे बाईसाइकिल को एक दुकान पर ले गया। बाईसाइकिल की खुरखुर से दुकान में जितने लोग काम कर रहे थे सब के सब सर उठाकर मेरी तरफ देखने लगे, लेकिन मैंने जी कड़ा करके कहा, जरा इसकी मरम्मत कर दीजिए। एक मिस्त्री आगे बढ़ा। लोहे की एक सलाख उसके हाथ में थी, जिससे उसने मुख्तलिफ हिस्सों को बड़ी बेदर्दी से ठोक बजा कर देखा। मालूम होता था उसने बड़ी तेजी के साथ सब हालात का अंदाजा लगा लिया है, लेकिन फिर भी मुझसे पूछने लगा, किस किस पुर्जे की मरम्मत कराइएगा। मैंने कहा, बड़े गुस्ताख हो तुम, देखते नहीं कि सिर्फ हैंडल और गद्दी को जरा ऊंचा करवा के कसवाना है, बस और क्या। इनको मेहरबानी करके फौरन ठीक कर दो और बताओ कितने पैसे हुए। मिस्त्री ने कहा, मडगार्ड भी ठीक ना कर दूं। मैंने कहा, हाँ वो भी ठीक कर दो। कहने लगा, अगर आप बाकी चीजें भी ठीक करा लें तो अच्छा हो। मैंने कहा, अच्छा कर दो। बोला, यूं थोड़ा हो सकता है, 10-15 दिन का काम है, आप इसे हमारे पास छोड़ जाइए। और पैसे कितने लोगे। कहने लगा, बस 40 रुपए लगेंगे। हमने कहा, बस जी, जो काम तुमसे कहा है कर दो और बाकी हमारे मामलात में दखल मत दो। थोड़ी देर में हैंडल और गद्दी फिर ऊंची करके कस दी गई। मैं चलने लगा तो मिस्त्री ने कहा, मैंने कस तो दिया है लेकिन पेच सब घिसे हुए हैं, अभी थोड़ी देर में फिर ढीले हो जाएंगे। मैंने कहा, बदतमीज कहीं का, तो 2 आने पैसे मुफ्त में ले लिए। बोला, जनाब आपको बाईसाइकिल भी तो मुफ्त में मिली होगी, ये आपके दोस्त मिर्जा साहब की है ना। लल्लू, ये वही बाईसाइकिल है जो पिछले साल मिर्जा साहब यहाँ बेचने को लाए थे, पहचानी तुमने। वही सदियां ही गुजर गई, लेकिन इस बाईसाइकिल की खता माफ होने में नहीं आती। मैंने कहा, वाह, मिर्जा साहब के लड़के इस पर कॉलेज आया जाया करते थे और उनको अभी कॉलेज छोड़े 2 साल भी नहीं हुए। मिस्त्री ने कहा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मिर्जा साहब खुद जब कॉलेज में पढ़ते थे तो उनके पास भी यही बाईसाइकिल थी। मेरी तबीयत ये सुनकर कुछ मुर्दा सी हो गई। मैं बाईसाइकिल को साथ लिए आहिस्ता आहिस्ता पैदल चल पड़ा, लेकिन पैदल चलना भी मुश्किल था। उस बाईसाइकिल के चलाने में ऐसे ऐसे पट्टों पर जोर पड़ता था जो आम बाईसाइकिलों को चलाने में इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए टांगों और कंधों और कमर और बाजुओं में जा बजा दर्द हो रहा था। मिर्जा का ख्याल रह रह कर आता था, लेकिन मैं हर बार कोशिश करके उसे दिल से हटा देता था, वरना मैं पागल हो जाता। और जुनून की हालत में पहली हरकत मुझसे ये सरजद होती कि मिर्जा के मकान के सामने बाजार में एक जलसा मुनक्कद करता, जिसमें मिर्जा की मक्कारी, बेईमानी और दगाबाजी पर एक तवील तकरीर करता। कुल बनी नौ इंसान और आइंदा आने वाली नस्लों को मिर्जा की नापाक फितरत से आगाह कर देता और उसके बाद एक चिता जलाकर उसमें जिंदा जलकर मर जाता। मैंने बेहतर यही समझा कि जिस तरह हो सके अब इस बाईसाइकिल को औने पौने दामों में बेचकर जो वसूल हो उसी पर सबर शुक्र करूं।
भला से 10-15 रुपये का खसारा सही, 40 के 40 रुपए तो जाया ना होंगे। रास्ते में बाईसाइकिलों की एक और दुकान आई, वहां ठहर गया। दुकानदार बढ़कर मेरे पास आया, लेकिन मेरी जुबान को जैसे कुफल लग गया था। उम्र भर किसी चीज के बेचने की नौबत ना आई थी। मुझे ये भी मालूम नहीं कि ऐसे मौकों पर क्या कहते हैं। आखिर बड़े सोच विचार और बड़े तामुल के बाद मुंह से सिर्फ इतना निकला कि ये बाईसाइकिल है। दुकानदार कहने लगा, फिर? मैंने कहा, लोगे? कहने लगा, क्या मतलब? मैंने कहा, बेचते हैं हम। दुकानदार ने मुझे ऐसे नजर से देखा कि मुझे ये महसूस हुआ मुझ पर चोरी का शुबा कर रहा है। फिर बाईसाइकिल को देखा, फिर मुझे देखा, फिर बाईसाइकिल को देखा। ऐसा मालूम होता था कि फैसला नहीं कर सकता आदमी कौन सा है और बाईसाइकिल कौन सी है। आखिरकार बोला, क्या करेंगे आप इसको बेचकर? ऐसे सवालों का खुदा जाने क्या जवाब होता है। मैंने कहा, क्या तुम ये पूछना चाहते हो कि जो रुपए मुझे वसूल होंगे उनका मसरफ क्या होगा? कहने लगा, वो तो ठीक है, मगर कोई इसको लेकर करेगा क्या? मैंने कहा, इस पर चढ़ेगा और क्या करेगा? कहने लगा, अच्छा चढ़ गया फिर? मैंने कहा, फिर क्या? फिर चलाएगा और क्या? दुकानदार बोला, अच्छा खुदा बख्श, जरा यहाँ ना, ये बाईसाइकिल बिकने को आई है। जिन हजरत का इसमें गिरामी खुदा बख्श था, उन्होंने बाईसाइकिल को दूर ही से यूं देखा जैसे बू सूंघ रहे हो। इसके बाद उन्होंने आपस में मशवरा किया। आखिर में वो जिनका नाम खुदा बख्श नहीं था मेरे पास आए और कहने लगे, तो आप सचमुच बेच रहे हैं? मैंने कहा, तो और क्या, मैं आपसे हम कलाम होने का फख्र हासिल करने के लिए मैं घर से ये बहाना गढ़ कर लाया था। कहने लगा, तो क्या लेंगे आप? मैंने कहा, तुम ही बताओ। कहने लगा, सचमुच बताऊं? मैंने कहा, अब बताओगे भी या यूं ही तरसाते रहोगे? कहने लगा, 3 रुपए दूंगा इसके। मेरा खून खौल उठा और मेरे हाथ पांव और होंठ गुस्से के मारे कांपने लगे। मैंने कहा, ओ सनत तो हरफत से पेट पालने वाले निचले तबके के इंसान, मुझे अपनी तौहीन की परवाह नहीं, लेकिन तूने अपनी बेहुदा गुफ्तारी से इस बेजुबान चीज को जो सदमा पहुंचाया है, इसके लिए मैं तुझे क़यामत तक माफ नहीं कर सकता। ये कहकर मैं बाईसाइकिल पर सवार हो गया और अंधाधुंध पांव चलाने लगा। मुश्किल से 20 कदम गया होऊंगा कि मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे जमीन यखलक उछलकर मुझसे आ लगी हो। आसमान मेरे सर पर से हटकर मेरी टांगों के बीच में से गुजर गया और इधर उधर की इमारतों ने एक दूसरे के साथ अपनी अपनी जगह बदल ली है। हवास बजा हुए तो मालूम हुआ मैं जमीन पर इस बेतकल्लुफी से बैठा हूँ। गोया बड़ी मुद्दत से मुझे इस बात का शौक था जो आज पूरा हुआ। इर्द गिर्द कुछ लोग जमा थे जिसमें से अक्सर हंस रहे थे। सामने दुकान थी जहां अभी अभी मैंने अपनी नाकाम गिफ्त शनीद का सिलसिला मुनक़ता किया था। मैंने अपने गिरदोपेश पर गौर किया तो मालूम हुआ कि मेरी बाईसाइकिल का अगला पहिया बिल्कुल अलग होकर लुढ़कता हुआ सड़क के उस पार जा पहुंचा है और बाकी बाईसाइकिल मेरे पास पड़ी है। मैंने फौरन अपने आप को संभाला। जो पहिया अलग हो गया था उसको एक हाथ में उठाया, दूसरे हाथ में बाकी मांदा बाईसाइकिल को थामा और चल खड़ा हुआ। ये महज एक इस्तरारी हरकत थी, वरना आशा कला वो बाईसाइकिल मुझे हरगिज इतनी अजीज न थी कि मैं उसको इस हालत में साथ साथ लिए फिरता। जब मैं ये सब कुछ उठाकर चल दिया तो मैंने अपने आप से पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा इरादा क्या है, ये 2 पहिए काहे को ले जा रहे हो? सब सवालों का जवाब यही मिला कि देखा जाएगा, फिलहाल तुम यहाँ से चल दो। सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, सर ऊंचा रखो और चलते जाओ। जो हंस रहे हैं उन्हें हंसने दो। इस किस्म की बेहुदा लोग हर कौम और हर मुल्क में पाए जाते हैं। आखिर हुआ क्या? महज एक हादसा। बस दाएं बाएं मत देखो, चलते जाओ। लोगों के नाशाइस्ता कलमात भी सुनाई दे रहे थे। एक आवाज आई, बस हजरत गुस्सा थूक डालिए। एक दूसरे साहब बोले, बेहया बाईसाइकिल, घर पहुंच के तुझे मजा चकाऊंगा। एक वालिद अपने लख्त जिगर की उंगली पकड़े जा रहे थे, मेरी तरफ इशारा करके कहने लगे, देखो बेटा, ये सर्कस की बाईसाइकिल है, इसके दोनों पहिए अलग अलग होते हैं। लेकिन मैं चलता गया। थोड़ी देर के बाद आबादी से दूर निकल गया। अब मेरी रफ्तार में एक अजीमत पाई जाती थी। मेरा दिल जो कई घंटों से कश्मकश में पेचोताप खा रहा था, अब बहुत हल्का हो गया था। मैं चलता गया, हत्ता के दरिया पर जा पहुंचा। पुल के ऊपर खड़े होकर
میں نے دونوں پہیوں کو ایک ایک کر کے اس بے پرواہی کے ساتھ دریا میں پھینک دیا جیسے کوئی لیٹر باکس میں خط ڈالتا ہے، اور واپس شہر کو روانہ ہو گیا۔ سب سے پہلے مرزا کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ مرزا بولے، اندر آ جاؤ۔ میں نے کہا، آپ ذرا باہر تشریف لائیے، میں آپ جیسے خدا رسیدہ بزرگ کے گھر میں وضو کے بغیر کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ باہر تشریف لائے تو میں نے وہ اوزار ان کی خدمت میں پیش کیا جو انہوں نے بائی سائیکل کے ساتھ مفت ہی مجھ کو عنایت فرمایا تھا، اور کہا، مرزا صاحب آپ ہی اس اوزار سے شوق فرمایا کیجئے، میں اب اس سے بے نیاز ہو چکا ہوں۔ گھر پہنچ کر میں نے پھر علم کیمیا کی اس کتاب کا مطالعہ شروع کیا جو میں نے ایف اے میں پڑھی تھی۔